सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के दिन के बाजार को। सो दोस्तों अगर बात करें निफ्टी की तो आज के दिन निफ्टी में 0.28% की नेगेटिव परफॉर्मेंस दिख रही है और वही अगर सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर 0.25% की फॉल हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम में बाजार में गिरावट तो हमें वन साइडेड देखने को मिला था। लाइक पिछले एक महीने की रिकॉर्ड देखेंगे तो निफ्टी करीब 7% गिरी है। 6 महीने के रिकॉर्ड देखोगे तो निफ्टी में 12% 12.5% का गिरावट दिखेगा और 6 महीने के टॉप से अगर देखोगे तो निफ्टी करीब कितना लगभग 15.5 से 16% के आसपास गिरती हुई नजर आ रही है। अब बाजार में इतनी अच्छी खासी जो सेलिंग हमें देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में उसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एफ की सेलिंग अगर रुकती है तो कहीं ना कहीं बाजार की जो गिरावट है उसमें भी थोड़ा सा हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और एफ की सेलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी के मुकाबले अगर फेब्रुवरी मंथ का डेटा देखोगे तो एफ की सेलिंग हमें कम देखने को मिली है। बट एक्सपर्ट का यहाँ पर राय ये है कि एफ ने जो सेलिंग कम की है जनवरी की कंपैरिजन में फेब्रुवरी में, इसको किसी भी तरह का रिवर्सल मत समझना। अब वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर रुपीज़ और डॉलर के इंडेक्स को देखोगे तो रुपीज़ लगातार डिप्रिशिएट हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में। अब एफ जो है उनके पास होता है डॉलर्स, फिर वो डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। उस समय उनको ठीक ठाक पैसा मिल रहा है। मान लो $1 का 80 रुपीज़ उनको मिल रहा है सपोज मान लो, और वो मार्केट से रिटर्न कमा ले रहे हैं। फिर जब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर में तो पहले 80 रुपीज़ मिलता था $1 का, अब उसके लिए वो 87 रुपीज़ दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर वो मार्केट से 15% रिटर्न बना रहे हैं तो 2-3% तो इधर ही चला जा रहा है। तो इस वजह से इंडियन मार्केट वो फिलहाल थोड़ा एक्सपेंसिव मान रहे हैं वैल्यूएशन के पैरामीटर पे भी और रुपीज़ और डॉलर्स के पैरामीटर्स पे भी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखनी है। अब उसके अलावा दोस्तों क्रिस वुड ने भी ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं कि इंडियन मार्केट ईजिली 15% का रिटर्न हर साल दे सकती है और एफ की सेलिंग उनको सरप्राइज कर रही है। अब देखो इंडियन मार्केट 15% का रिटर्न नो डाउट दे सकती है क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। बट मसला यहाँ पर यही क्रिएट हो रहा है कि इंडियन मार्केट से तो रिटर्न्स मिल जा रहा है बट वो रिटर्न्स बैंक में नहीं आ पा रहा है या फिर बोल सकते हैं अकाउंट में नहीं आ पा रहा है। 15% रिटर्न में कुछ पैसा तो बोल सकते हैं रुपीज़ और डॉलर के डिप्रिसिएशन में ही चला जा रहा है। तो इस वजह से अल्टीमेटली इंडियन मार्केट को एफ एज ए एक्सपेंसिव पहले भी कंसिडर कर रही थी और स्टिल थोड़ा एक्सपेंसिव अभी भी कंसिडर कर रही है। बट दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेशन एक्सपर्ट्स का ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का रिटर्न या फिर बोल सकते हैं इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस से आ सकते हैं इस साल के सेकंड हाफ में। और मुझे पर्सनली लगता है ऐसा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री तभी पॉसिबल है जब थोड़ा रुपीज़ स्टेबल होती हुई नज़र आएगी डॉलर के कंपैरिजन में, क्योंकि रुपीज़ लगातार गिरी है पिछले 5 साल में नो डाउट। बट एटलीस्ट अगर 2-3 महीने स्टेबल रहे तो फिर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में मज़ा आएगा। और वो अगर नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर एफ इतनी जल्दी वापस आ जाएगी मार्केट में। और दोस्तों जैसा कि बात है आप सभी को पता ही है कि पिछले कुछ टाइम में जो मार्केट में गिरावट हुई है उसका एक काफ़ी बड़ा क्रेडिट हम डोनाल्ड ट्रंप को भी दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया था। बट पर्सनली मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को झटका दे सकते हैं अपने बातों से अपने एक्शन से, बट वो मार्केट को एक लंबे टाइम तक नीचे नहीं ले जा सकते। क्योंकि अगर मान लो वो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा देते हैं लेट सपोज कोई भी सेगमेंट पे, तो ऐसा थोड़ी कि अभी 25% टैरिफ लगा दिया और अगले 3 महीने बाद फिर से वो बोलेंगे कि हाँ भाई हम चलो फिर से 25% लगाने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो भी टैरिफ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो एक ही बार करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि बीच में कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए तो फिर से उनके मुंह से आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिले। बट ऐसा नहीं है कि रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात वो बोल रहे हैं तो उसके बाद कुछ दिन बाद वो फिर से बोलेंगे कि नहीं अब हम और टैरिफ लगाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो फिर अमेरिका को भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि जो कंट्री के ऊपर आप टैरिफ लगा रहे हो लाइक अभी मैक्सिको और कनाडा के ऊपर उन्होंने लगाया, तो अल्टीमेटली क्या है कि वहाँ से भी काउंटर आने के पूरे चांसेस हैं। तो इससे आपको भी प्रॉब्लम होगा और आपके जो इकनॉमी है उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिलेगी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को शॉर्ट टर्म में डिस्टर्ब कर सकते हैं बट मार्केट में एक लंबे टाइम तक स्लो डाउन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं आ सकता। उसके चांसेस काफ़ी मुझे कम लगते हैं। बाकी आपको जो लगता है वो आप अपने हिसाब से डिसीजन बना सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों कुछ कंपनीज को। दोस्तों चलिए बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में जिसका नाम है विप्रो लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं विप्रो की। अब दोस्तों पिछले कुछ टाइम में विप्रो और बाकी की जो आईटी कंपनी है वो लगातार गिरती हुई दिखी थी। अब गिरावट की दिन की बात करें तो लगातार 60 ट्रेडिंग सेशन हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला था। बट कल के दिन टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस और बाकी के आईटी कंपनीज आपको 3% ऊपर जाकर क्लोज होती हुई देखने को मिली थी। बट इन सारी चीज़ों को याद एनालिस्ट ने बताया कि अभी भी हमें गिरावट विटनेस करने को मिल सकती है। अगर दोस्तों आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स फिलहाल एक छोटा सा रिवर्सल हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक रिवर्सल नहीं है। उन्होंने बताया है कि 37,930 से लेकर 38,000 के लेवल के आसपास निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है उनको एक रेसिस्टेंस मिलेगा, जहां से वापस से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट होती हुई दिख सकती है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ज़रूर आईटी कंपनी ने अच्छा किया था, बट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि आपको वो परफॉर्मेंस रिपीट होती हुई देखने को ना मिले। अब इसको किसी भी तरह का गारंटी की तरह मत लेना, ये एनालिस्ट के ओपिनियंस हैं, इसको आप एजुकेशन की तरह ले सकते हो या फिर इन्फॉर्मेशन की तरह ले सकते हो। तो चलिए अब इससे रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो आज के दिन की अगर हम बात करें तो कोफोर्ज हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस, एसएल टेक, ये सारे आज के दिन मॉर्निंग सेशन में आपको गिरते हुए देखने को मिले थे। अब विप्रो के गिरावट को देख सकते हो, टेक महिंद्रा, एसएल टेक, परसिस्टेंट सिस्टम सभी अच्छा खासा गिरी थी। अब इस गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों अगर फाइंड करना चाहो तो वो रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली ट्रंप ने बताया था कि हम 25% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं। किन के ऊपर? मैक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर, और इसके जो इफेक्टिव डेट है वो आज ही है। और चाइना के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी 10% का टैरिफ लगा रखा था, बट अब उन्होंने 10% का एडिशनल टैरिफ वहाँ पर ऐड किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टैरिफ की हाइक की न्यूज़ जो हमने पास्ट में सुना था उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज के दिन हमें देखने को मिली। तो इस वजह से हमारी जो टेक कंपनी है वो थोड़ा सा आज के दिन नर्वस नज़र आती हुई दिखी। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। अब देखो फिच की तरफ से कुछ फोरकास्ट की गई हैं विप्रो के ग्रोथ को लेकर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर। अब उन्होंने बताया है कि विप्रो का जो रेवेन्यू ग्रोथ है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में वो हमें 4.5% से देखने को मिल सकती है। और 2025 की बात करें तो वो हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं। बट विप्रो ने खुद बताया था कि 2024 का जो कैलेंडर ईयर था उससे हमें काफ़ी बेटर 2025 का कैलेंडर ईयर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और स्पेंडिंग पावर भी बढ़ सकती है। तो अभी तक विप्रो की साइड से कोई कमेंट्री नहीं आई है कि इतने परसेंट से हम अपने रेवेन्यू को या फिर प्रॉफिट को ग्रो करते हुए नजर आएंगे। बट फिच के स्टेटमेंट्स के हिसाब से 4.5% से विप्रो का रेवेन्यू ग्रोथ हमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है, और रेटिंग उन्होंने जो दिया था उसी को एज इट इज़ मेंटेन किया है। अब देखते हैं कि Q4 के बाद विप्रो अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर क्या गाइडेंस देती है रेवेन्यू एंड EBITDA को लेकर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी कि VBL। सो दोस्तों अगर VBL की बात करें तो आज के दिन वंस अगेन VBL का परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिख रही है। अच्छी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर देना चाहो तो वो है CLSA ने हाई कन्विक्शन लिस्ट उसमें ऐड किया है VBL को, और बताया है कि VBL का शेयर 70% ऊपर जा सकता है। मैं एक रिमाइंडर दे देना चाहूँगा आपको कि ब्रोकरेज हाउस जब किसी कंपनी को लेकर टारगेट्स देते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि ये टारगेट 50% ऊपर है तो 50% कल ही जाने वाला है या फिर अगले महीने जाने वाला है। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म की बात होती है। तो इनके जो ओपिनियंस होते हैं उसे सिर्फ नोट करो, ना कि इनके टारगेट्स को। टारगेट्स नोट करोगे तो आप किसी भी कंपनी को ना होल्ड कर पाओगे और ना ही बेच पाओगे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये कंपनी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पर आपको बाइंग टारगेट देखने को मिल जाती हैं, और किसी में आपको लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पर सेलिंग टारगेट देखने को मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को कभी भी गारंटी की तरह मत लेना कि ऐसा ही होने वाला है। तो ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बट एक चीज़ है कि CLSA ने हाई कन्विक्शन वाले लिस्ट में VBL को ज़रूर डाला है, बट अगर प्रीवियस टारगेट देखोगे उनका तो वो था 802 का, बट अभी उनका जो टारगेट है वो कम है प्रीवियस टारगेट से, मतलब मार्जिनली उन्होंने कट किया है। बट फिर भी अगर करंट मार्केट प्राइस से देखा जाए तो 70% अपसाइड है। और कोई भी बड़ा ब्रोकरेज हाउस जब किसी कंपनी को लेकर जब कमेंट्री करता है वो भी काफ़ी बुलिश, तो ओवरऑल उसका इफेक्ट हमें स्टॉक में देखने को मिलती है, और वही चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर CLSA ने कट भी किया है अर्निंग एस्टिमेट को 4 से 5% से।
क्योंकि कॉम्पिटिशन हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है और उन्होंने बताया कि 2027 के कैलेंडर ईयर तक इनके जो अर्निंग्स एस्टिमेट है वो 4 से 5% उन्होंने कट करके दिया है। अब देखो, एक बात आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ टाइम में रिलायंस ने कैंपा कोला को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। कुछ कुछ सिटीज़ में उन्होंने 10% के मार्केट शेयर भी ले रखे हैं और कैंपा कोला की वजह से कोको कोला ने भी अपने प्राइजेस को कट किया है। तो इस वजह से ये चीज़ तो हाईलाइट होनी ही है कि कॉम्पिटिशन्स बढ़ने की वजह से कंपनी के अर्निंग्स में इम्पैक्ट दिख सकता है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वीबल के जो प्रोडक्शन है उसको वीबल कम नहीं कर रही है। 2022 के कैलेंडर ईयर की बात करें, उसको अगर कंपैरिजन करोगे 2024 के कैलेंडर ईयर से, तो वीबल का जो प्रोडक्शन है वो 45% से इंक्रीज़ हुआ है। और वीबल ने बताया है कि 2025 के कैलेंडर ईयर में इनका जो प्रोडक्शन है उसको वो 25% से और इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो ओवरऑल वीबल की कमेंट्री तो अच्छी है, बट इन सारी चीज़ों के बीच में ब्रोकरेज हाउस की भी बुलिश कमेंट्री आ रही है, तो अल्टीमेटली स्टॉक में एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिख जा रहा है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों IRFC से रिलेटेड अपडेट ये है कि फिलहाल इसको मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से एक नवरत्न स्टेटस। अब नवरत्न स्टेटस का मतलब क्या है और इससे फ़ायदा क्या होता है? तो देखो दोस्तों, काफ़ी टाइप के स्टेटस हमें देखने को मिलते हैं, लाइक मिनी रत्न, नवरत्न। तो ये सारी जो स्टेटस हैं वो इंडियन गवर्नमेंट देती है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल्स। अब ये स्टेटस मिलने के बाद किसी भी PSU कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? तो देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि IRFC हो या फिर बाकी के PSU हो, उनके जो प्रमोटर्स हैं वो कौन है? गवर्नमेंट है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जब कोई प्लान करती है तो उनके लिए उनको प्रमोटर से अप्रूवल चाहिए होता है। अब नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद अगर 1000 करोड़ तक आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो उसके लिए विदाउट अप्रूवल भी आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको PSU के ग्रोथ के लिए अच्छा कंसिडर किया जाता है। इस वजह से आज के दिन के मॉर्निंग में IRFC ने 4% की रैली भी दिखाई थी। और इसके अलावा आप जॉइंट वेंचर भी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी बोल सकते हैं अप्रूवल, जो उनके प्रोमोटर हैं यानी कि गवर्नमेंट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट कंपनीज़ को मिलती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसने डिविडेंड दोस्तों और स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया अपने Q3 के अर्निंग्स के साथ। नाम है दोस्तों वेसुवियस इंडिया लिमिटेड। अब इस कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। इट मीन्स एक शेयर के बदले कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर दे रही है स्प्लिट के तौर पर। और उसके साथ कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जो कि 14 रुपये 5 पैसे का है, 50 पैसे का है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।